डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। तो हम लाए हैं आपके लिए आज MD CAT 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक नया लेसन, एक नया यूनिट जिसका नाम है मॉडर्न डॉन ऑफ फिजिक्स। इसके लिए आज हमारे पास कुछ है 15 से 20 MCQs। उन MCQs को हम सॉल्व करेंगे एक डीप कॉन्सेप्ट के साथ और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और हम साथ आपको देंगे कुछ 10 से 12 प्रैक्टिस MCQs ताकि आप घर बैठे उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी सीरीज़ के लेसन को, जो कि पहला MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट। इनमें से कौन सा जो एनर्जी कंटेंट है वो हाईएस्ट एनर्जी रखता है। अब यहाँ पे उसने बहुत सारी वेव्स हमें प्रोवाइड की हैं। गैमा रेज है, एक्स रेज है, इंफ्रारेड है या यूवी है। तो यहाँ से ना आपको एक हिंट मिल रहा होगा। अगर आपको एक फॉर्मूला आता है, इसको हम बोलते हैं RMIVUXR, जिसका नाम है रमी बक्सर। इस फार्मूले का नाम है रमी बक्सर। ये क्या बताता है? ये हमें सारी वेव, जितनी भी एनर्जीज हैं, सारी वेवलेंथ हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं VUXR, VUX और R। इसमें सारे कलर शामिल हैं। सबसे पहले जो आती है वो है रेडियो वेव्स है, R से मुराद। दूसरी जो है वो है माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव है। और तीसरी है इंफ्रारेड। चौथी है यहाँ पर विजिबल रीजन, जो नज़र आता है पैटर्न हमें लाइट का। अगला है अल्ट्रा वायलेट। अगला है जी एक्स रेज, एंड देन है गैमा रेज। ये जो मैंने पैटर्न लिखा है, ये सारा पैटर्न मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, या आप ये कह लें कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से मर्जी समझ लें। अगर हम एनर्जी वाइज बात करेंगे तो टॉप से बॉटम में जाते हुए इस पैटर्न में जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टॉप टू बॉटम नीचे जाते हुए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए, वो होता है E=HF, यानी एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का जो आपस में रिलेशन है वो डायरेक्टली है। इसके अलावा अगर वेवलेंथ की बात करें तो अगर मैं इसी F पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो होती है E=H, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C/λ हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम, यानी इन्वर्स रिलेशन आ गया है। तो यहाँ पे एनर्जी जो कि ज़्यादा हो रही है तो जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे नीचे को कम हो रही है। ये तीनों रिलेशन जिस तरह से आप चाहें इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो यहाँ पे सबसे पहली वेव आ रही है, ये है हमारे पास गैमा रेज। तो जो गैमा रेज है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी वाइज ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रखती है। तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये ऑप्शन नंबर A रखता है। लेकिन उन्हें बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स भी दिए हुए हैं। 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 फोटॉन्स है। और साथ जो है उसने वेवलेंथ दी हुई है। यहाँ पे वेवलेंथ 2 पिकोमीटर है। तो अगर हम इस एतबार से देखें वेवलेंथ के रेंज में, तो 2 पिको का मतलब है 2 क्रॉस 10 की पावर पिको फेमटोवेटो -12 है। उसके बाद बाकी सारी जो है मिलीज में, और मिली होती है 10 की पावर -3। तो मिलीज में सारे ऑप्शन छोटे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एज कंपेयर टू द पिको मिली नहीं आंसर आ सकता। इसका मतलब तब भी इस एतबार से भी इसका ऑप्शन नंबर A बनता है। इसके अलावा एक तरीका और आप देख लें, ताकि आपको कोई भी अगर MCQ को बदला के थोड़ा दे दे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, 10 की पावर 3 फोटॉन्स, उसने नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, E=HF। और अगर हम बात करें F की वैल्यू को, जो भी हमने ऊपर पुट की गई है, वो है E=HC/λ। और चूंकि उसने साथ हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी दिए हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए यही फार्मूला बन जाएगा E=NHC/λ। अब यहाँ पर आप देखें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली है नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ, और एनर्जी जो है वो इन्वर्सली है लैम्डास के साथ। C भी फिक्स है क्योंकि तमाम जो रेज हैं स्पीड ऑफ लाइट यानी C से मूव करती हैं, इन सब की जो स्पीड है वो फिक्स है। और अगर बात रही यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, प्लांक्स कांस्टेंट की, तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 6.673 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो इसकी वैल्यू फिक्स है। तो अगर मैं रिलेशन निकालूँ एनर्जी का और जो हमें यहाँ पे n के साथ, तो ये बनेगा E= या डायरेक्टली है n के साथ और इन्वर्सली है लैम्डा के साथ। अब सारी वैल्यूज को पुट करके बार बार हमें चेक करना पड़ेगा, तब आंसर मिलेगा हमें। तो उस कैलकुलेशन से बचाने के लिए मैंने ये आपको हिंट दिया है। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा हम कैलकुलेशन करके देख भी लेते हैं। पहले उसने बताया हुआ नंबर ऑफ फोटॉन 10 की पावर 3 है,
और जो लैम्डा है वो 2 पिकोमीटर है, 2 पिको 10 की पावर -12। ये 10 की पावर -12 ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 12 ये और 3 ये मिलके 15 बन गया। ये 1/2 आ गया, ये वाला, ये 1/2 बन गया, 1/2 0.5 होता है, ये 15 बनता है। तो इसको लिख सकता हूँ 5 क्रॉस 10 की पावर 14 बन जाएगा। एनर्जी है तो साथ इसका जूल आ जाएगा। दूसरा अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें, जो दिया उसने 10 की पावर 2 और 1 मिलीमीटर है, तो 1 की पावर 2 इज इक्वल टू फिर वही n/λ है जी। तो 1 की पावर 10 की पावर 2 नंबर ऑफ वेव्स हैं, और लैम्डा जो है वो 10 की पावर -3 ऊपर जाकर 10 की पावर +3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। 10 की पावर 5 कहाँ पे, 10 की पावर 14, ये तो बहुत कम एनर्जी बनती है। इसी एतबार से अगर हम अगली वैल्यू पुट करें, 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 क्रॉस 50 मिलीमीटर, तो 50 को नीचे रखें, मिली 10 की पावर -3 ऊपर जाकर 9 हो जाएगा, 3 बन जाएगा 10 की पावर 9, 1/50 का मतलब है 0.02। तो नहीं भी ये 14 अभी सबसे आ गई है, तो इसलिए हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, ये हमारा पक्का राइट आंसर है। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको हर एंगल से एमसीक्यूज को देखना है। आपने एमसीक्यूज को सिर्फ पढ़ना है और एमसीक्यूज आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। आपको इतनी मंतक, इतनी लॉजिक प्रोवाइड करना मेरा मकसद है। तो खैर नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बहुत इजी एमसीक्यूज है और ये सेकंड ईयर के जो है वो पेपर जो बोर्ड एग्जाम उसमें भी ये आया हुआ है। फोटोन ए हैज़ अ ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटोन बी। तो जो एनर्जी है फोटोन ए की, उसकी जो एनर्जी है वो ट्वाइस एनर्जी है बी फोटोन से। तो कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम्स ऑफ ए दैट ऑफ द बी, यानी हमने मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी है कि मोमेंटम फॉर ए रेशियो विद द मोमेंटम फॉर, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, मोमेंटम फॉर ए डिवाइड बाय मोमेंटम फॉर पी बी, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ से जो चीज़ आपको याद करना है या देखना है वो रिलेशन ढूंढना है, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें मोमेंटम आए, एनर्जी आए, कुछ इस तरह से। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे वो ये लगाएंगे कि E इज इक्वल टू 1/2 mv², फोटोन का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन। ये जो फार्मूला है v² वाला, ये फार्मूला अप्लाई होता है कि जिसकी जो स्पीड ऑफ लाइट से लेस जो है वो पार्टिकल्स, यानी लार्जर पार्टिकल की बात हो रही है। फोटोन जो है उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं हो सकता, उसके लिए फोटोन्स के लिए आपने फार्मूला यूज करना है E इज इक्वल टू HF। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं F की, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू HF ओवर लैम्डा, सॉरी ये F नहीं रहेगा, अब C बन जाएगा, C ओवर लैम्डा। तो जो H ओवर लैम्डा है ये प्लांक्स कांस्टेंट या मोमेंटम के लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं H ओवर लैम्डा। ये हमने डी ब्रोए का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू P और साथ इसके आ जाएगा C। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है मोमेंटम के दरमियान और एनर्जी के दरमियान। स्पीड ऑफ लाइट चूंकि यहाँ पे फिक्स है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो रिलेशन यहाँ से बन रहा है वो एनर्जी डायरेक्टली है मोमेंटम के साथ, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर एनर्जी जो है वो डबल है, यानी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं यहाँ पर मोमेंटम्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये बन जाएगा P मोमेंटम A इज इक्वल टू 2 मोमेंटम फॉर B। बिल्कुल इस रिलेशन को देख के ये रिलेशन निकला है, इस रिलेशन को हमने देख करके एक नया रिलेशन निकाला है मोमेंटम के लिए, जो कि उसने पूछा है। तो पी ए का जो मोमेंटम है, अगर ये बी इधर आगे डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा पी ए डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू 2:1 कर लें इसको, तो ये 2:1 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। या इसको ऐसे भी फिर कर सकते हैं आप कि ई ए डायरेक्टली है पी ए और ई बी डायरेक्टली है पी बी। अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर दें, फिर एनर्जीज की वैल्यू पुट कर दी, ई ए ई बी की जगह पर भी आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो उससे भी सॉल्व करके आपको जो है वो आंसर मिल सकता है। लेकिन मैं इतना आपको बस सीधा सीधा जो मैंने आपको रूल बताया उसको यूज़ करना है, तो आपका 1 सेकंड में आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ है यहाँ से, डायमेंशन ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला आपको आना चाहिए कि ये होता है 1/λ इज इक्वल टू द रेडबर्ग कांस्टेंट, और साथ क्या आ जाएगा 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n, यहाँ पे चलो 1 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा दो, उसका स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा।
तो ये जो n है ये सारी वैल्यू जहाँ पे इसने प्रोवाइड की सारी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू उसने हमें दी हुई है। यहाँ पे जो रेडबर्ग रह गया है उसका जो रिलेशन बनता है वेव के साथ वो इन्वर्स वेव है, और वेव क्योंकि इसकी डायमेंशन लेंथ में आएगी तो ये बनेगा 1/L, तो जिसको लिखा जा सकता है L की पावर -1, तो ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बहुत आसान एमसीक्यूज था, इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं, लेकिन बच्चे उसके ऊपर भी कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो एमसीक्यू गलत की तरफ चले जाते हैं या उनका एमसीक्यू गलत हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन इन अ ब्रैकेट सीरीज हैज वेवलेंथ ऑफ। शॉर्टेस्ट बतानी है हमने यहाँ पे कितनी बनेगी। यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो दो तरह का सवाल कर सकता है कि या तो वो कहेगा आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, वो किसी की भी पूछ सकता है, सिर्फ ब्रैकेट की नहीं, वो किसी की भी पूछ सकता है, लेमैन, बाल्मर, पास्टन, किसी की पूछ सकता है। और या वो पूछ सकता है आपसे कि हमें जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दें। ये दो ही सवाल वो यहाँ से जो है वो कर सकता है। तो इसके मैं आपको दो मैकेनिज्म बताऊंगा, दो फार्मूलाज, दो ट्रिक्स बताऊंगा, उनमें से जो आपको जिस तरीके से आपको आसान रहता है याद करना आप उसे आसान कर लें। आपको फार्मूले का पता है, बेसिकली फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू द रेडबर्ग कांस्टेंट, और साथ आ जाएगा 1/n 1 का स्क्वायर, या 2 लगा लो -1/n 1 का स्क्वायर। ये इसका मेन फार्मूला है। हमने इस फार्मूले का अगर हम यूज करने बैठ गए तो हमें फिर बहुत देर लगेगी। हमने इस फार्मूले का ही कुछ शॉर्टकट वर्जन बनाना है जो कि हमें आसान रहे। तो उसके लिए अब आपने एक बेसिक टूल याद रखना है कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पूछा है तो आपने लिख देना है कि इसको यानी लैम्डा मिनिमम फाइंड करने का जो तरीका है वो होता है कि n 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय द रेडबर्ग कांस्टेंट। ये सिंपल सा फार्मूला आपने याद कर लेना है। और अगर आपसे वो कह रहा है कि लैम्डा मैक्सिमम के बारे में बताएं कितना है, तो आपने यहाँ पे ये बात जो याद रखनी है वो ये है कि n 1 का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट है n 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n 2 का स्क्वायर माइनस n 1 का स्क्वायर, और साथ इसके आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट। ये दो फॉर्मूले हैं, इससे आप किसी की भी जो है वो जो भी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड हो निकाल सकते हैं। आपको सारी सीरीज का पता होना चाहिए, जैसे पहला हमें पता है कि लेमैन सीरीज आती है, उसके बाद फिर बाल्मर सीरीज आती है, बाल्मर, उसके बाद फिर पास्टन सीरीज आती है, पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट आती है, और एंड पे आती है पी फंड सीरीज। ये सारी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आपको यही पता है कि जो लेमन है इसमें जो मर्जी हो जाए, पहले इलेक्ट्रॉन में पहले शेल में इलेक्ट्रॉन गिरता है, बाल्मर में दूसरे में गिरता है, पास्टन में तीसरे शेल में गिरेगा, ब्रैकेट में 4 में, और पी फंड में 5वें शेल में जाके इलेक्ट्रॉन गिरेगा। इस तरह से आप एक शॉर्टकट और यहाँ से तैयार कर लें। पहले तो हम यहाँ पे देखें तो मैंने कहा था दो तरह से आंसर निकल सकते हैं। तो ब्रैकेट सीरीज जो है वो आ रही है चौथे नंबर पर, यानी चौथे जो है वो शेल में इलेक्ट्रॉन आगे गिरेगा। तो हमें फिर यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि n 1 यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये बनेगा 16 रेडबर्ग कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ से आप या तो रट्टा भी लगा लें, याद कर लें चीज़ों को, रट्टा नहीं इसको कह सकते, इसको याद करना कहेंगे कि याद कर लें। फार्मूला नहीं याद रहता तो आप वैल्यूज याद कर लें ताकि आपको मजीद कैलकुलेशन, बिल्कुल भी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको बता रहा हूँ लैम्डा मिनिमम के लिए। तो ये 1 शेल में गिरता है तो ये 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। 2 में 2 का स्क्वायर 4 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आ जाएगा 3 यानी 9 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आ जाएगा 4 यानी 16, 4 का स्क्वायर ओवर 16 रेडबर्ग कांस्टेंट, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर आपने फाइंड करना है यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस वाले फार्मूले को आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर आपने उसको लिख देना है। तो पहले में क्या लिखेंगे हम, और 2 का स्क्वायर 4 ओवर रेडबर्ग, 4 ओवर 3 रेडबर्ग कांस्टेंट। उसके बाद आ जाएगा दूसरा है तो यहाँ पे आ जाएगा 36 ओवर 5 रेडबर्ग कांस्टेंट। अगले वाले में क्या आ जाएगा, ये तीसरा है तो ये आ जाएगा 144 ओवर यहाँ पर 7, नीचे ही रेडबर्ग कांस्टेंट आएगा। अगले वाले में क्या आ जाएगा, ये 7 लिखा हुआ है, गलती नहीं करनी। अगले वाले में आ जाएगा 400 ओवर 9, साथ आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट, और इस वाले में आ जाएगा 900 ओवर 11, और साथ आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट। याद करने का आसान तरीका, पहले तो स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ये हमने 6 का लिखा हुआ है, ये हमने 12 का लिखा हुआ है, ये 400 है और ये फिर है 900। इसमें आपने जो नीचे है वो आपने और नंबर लिखने 3, 5, 7, 9, 11। आप ये पूरी सीरीज याद कर लें ऐसे, तो आपको जो है वो इस एमसीक्यूज में किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। यानी अब अगर वो कहता है कि आपको बताएं ब्रैकेट सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, तो आप बता देंगे 400 ओवर
9 रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट मिल गया। तो किसी भी सीरीज की आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद कर लें, वो चीज़ ये है कि आपको इनके साथ ही आप इनके एनर्जी बैंड भी याद कर लें। तो आप याद कर लें कि जो लेमैन सीरीज़ है ये हमें दिखाती है विजिबल पैटर्न, ठीक है, और जो बाल्मर सीरीज है ये दिखाती है यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन। उल्टा कर दिया मैंने, लेमैन सीरीज है ये वो हमें अल्ट्रावायलेट रीजन दिखाती है, और जो बाल्मर सीरीज है ये हमें विजिबल पैटर्न दिखाती है जो नज़र आता है। पास्टियन है ये भी हमें इंफ्रारेड रेड रेडिएशन दिखाती है। उसके बाद ब्रैकेट भी हमें इंफ्रारेड दिखाती है, और पी फंड भी हमें इंफ्रारेड दिखाती है। तो ये सारी हमें इंफ्रारेड 3 दिखाती हैं। तो ये आपके साथ ये भी याद कर लें, पेपर में ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जी आप बताएं हमें कौन सी सीरीज जो है, या फॉर एग्जाम्पल पास्टियन सीरीज हमें कौन सा रीजन दिखाती है, IR, विजिबल या अल्ट्रावायलेट। तो आपको इससे भी आइडिया हो जाना चाहिए। होप सो आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट हैज द सेम यूनिट। कहता है कि जो म्यू नॉट है और जो एप्सिलॉन नॉट है ये सेम यूनिट रखते हैं। किसके साथ इनके यूनिट सेम, हमने ये बताने हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो डायरेक्टली आपने याद करना है। वो ये होता है कि C इज इक्वल टू होता है 1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर। ये शायद मैक्सवेल की इक्वेशन है जिसने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का कांस्टेंट के साथ जो है वो तरीका बताया था, और ये भी बताया था कि ये कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि इसमें दोनों कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर म्यू नॉट और C जो है वो एप्सिलॉन नॉट आ गया है। तो इसका स्क्वायर अगर लें तो ये बन जाएगा C² इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। इनको उसकी जगह पे ले जाएं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। C इज वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा D। तो ये D ऑप्शन यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। ये बहुत इजी एमसीक्यूज है। बहरहाल अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो फिर इजी है, तो ये मुश्किल एमसीक्यू ही लगना था। आ गया जी वही क्वेश्चन जिसका हमें इंतजार था, ठीक है। वो कहता है जी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है इन रिलेशन। तो लॉन्गेस्ट बतानी है जी हमने। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो थोड़ा सा टाइपो एरर है हम इसको कहेंगे ये 2 की पावर 2 है और -1/n² है, और इनटू है रेडबर्ग कांस्टेंट और इज इक्वल टू है 1/λ। ये फार्मूला बन गया इसका। तो कहता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए जंप लगा के कि उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बन जाए। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट हो जाएगी, बड़ी वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब है कि अभी सिर्फ साथ वाले शेल से बहुत थोड़ी एनर्जी वाले रीजन से उठ के हमारे पास आया है। तो अगर सपोज वो ये एक एटम है, ये इसके दूसरा शेल है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये लेमन सीरीज है 1 में आ जाएगा। अगर बार्मर है तो ये 2 में आ जाएगा। तो ये 3 शेल है, तो ये 3 से जंप लगा के जो है वो 2 में आएगा, ठीक है। तो ये फिर हमें मिनिमम जो है वो वेवलेंथ प्रोवाइड करेगा, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अभी चूंकि उसने 2 में आना है, इसका मतलब 2 में आना है तो उसको 3 से जंप लगाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा जो कि बहुत आसान है, 3 से जंप लगा के वो 2 में आएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा, यानी हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। वैल्यू पूछी होती तो वैल्यू भी आप बता सकते थे, क्योंकि मैंने लास्ट एमसीक्यू में इसको डिस्क्राइब कर दिया। कहता है द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड 6.4 क्रॉस 10 की पावर 14 उसने 7 हर्ट्ज लगा दिया है। इसका मतलब उसने मुझे फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया है, दैट इज 6.4 क्रॉस 10 की पावर 14 ऑफ हर्ट्ज। ये उसने हमें यूनिट दे दिया है। फिर उसके बाद कहता है कि इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन सैंपल इज 1.8। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसने बता दिया ये 1.8 वोल्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वो बतानी हमने, यानी काइनेटिक मैक्सिमम बतानी कितनी होगी। एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सैंपल, और हमने उसका वर्क फंक्शन यानी कि फाई फाइंड करना है कि कितना होगा, वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो फार्मूला देखें। फार्मूला होता है कि एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन माइनस H और F। ये वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अब हमें सबसे पहले तो एनर्जी फाइंड करनी, मैक्स कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स उसमें आएगी इलेक्ट्रॉन की, वो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का W इज इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू V, या W इज इक्वल टू QV। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो W इज इक्वल टू E और V। और यहाँ पे चूंकि जो W है अब ये एनर्जी बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की, मूवमेंट की वजह से आ रहा है तो ये E भी बन गया। तो ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा E और V के साथ। जो वोल्ट है तो उसने बता दी 1.8 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे ही आएगा
तो ये बन जाएगा 1.8, साथ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, और ये बन जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर इसमें हम अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें अभी से, तो शायद हमें आइडिया हो जाए। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8, ये वाला जो है ये 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब फिर ये बाहर निकल गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमने 3 में से अपने ऑप्शन को ढूंढना है। उसके बाद वो कहता है कि जो हमने फाइंड करना है मैक्सिमम वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है ई मैक्स, ये एच एफ माइनस का है, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होता है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। एच एफ इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो ई मैक्स की वैल्यू हमारे पास है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस एच एफ की वैल्यू नहीं है, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला पता है, इज इक्वल टू एच एफ, वो वैसे उसने बताया, मैंने वैसे ही लिख दिया है। एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 है, और एफ की वैल्यू उसने बताई हुई है 6.4 क्रॉस 10 की पावर 14। अच्छा, अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लें, ये जो वैल्यू हमारे पास आनी है ना मल्टीप्लाई करवाने के बाद जॉउल में आनी है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ अभी से मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 के साथ। तो आपको पता है 1.6 और इसको मिला के यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 16 है वो 64 4 टाइम्स जो है वो 16 का होता है। तो ये बन जाएगा एच एफ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6.6 क्रॉस 10 की पावर -34, और ये 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, और ये माइनस का 19 ऊपर जाकर पॉजिटिव का 19 बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1, और इन दोनों को सॉल्व कर लें 4 6 द 24, 4 6 द 24, 26.4, हमारा ये 26.4 आ गया। इस -1 को रिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.64। इस 2.64 को यहाँ पर पुट कर दें, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। अब हमने यहीं पे कन्वर्जन कर ली थी इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करें, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.64 में से 2.6 में से 1.8 को कॉमन माइनस कर दें तो ये 8 आ जाएगा, 0.8 हमारा आंसर आ गया। 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वर्क फंक्शन आ गया। तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी माइनस में नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस में आ भी जाएगी, तो हमने इसको पॉजिटिव कर देना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, इसमें 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ रहा है, 0.8 यही हमारा राइट आंसर है। होप सो इस एमसीक्यूज की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द सीरीज लिमिट फॉर द बाल्मर सीरीज रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन। जो सीरीज लिमिट जब आ जाए, यहाँ पर बच्चों के लिए एक ट्रैप है, उनको सीरीज लिमिट का नहीं पता होता। अगर सीरीज लिमिट आ जाए तो फिर क्या होगा, सीरीज लिमिट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो पूछ रहा है एंड वाली लाइन, यानी आपसे वो शॉर्टेस्ट मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, या आप कह लें कि वो आपसे मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी तब आएगी जब बहुत दूर से जंप लगा के आपके पास आ रहा है। तो बहुत दूर से जंप लगाने का मतलब ये कि पता नहीं किस शेल यानी इन्फिनिटी से आपके पास आएगा। और ये बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन गिरता है वो दूसरी शेल में गिरता है, तो इन्फिनिटी से आएगा, दूसरी शेल में गिरेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। कहता है बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा with illumination luminosity intensity L falls on the clean surface sodium if n is the photoelectron are emitted each the kinetic energy is। तो काइनेटिक एनर्जी हमने बतानी है। सबसे पहले तो आपको जो बात याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इज इक्वल टू एच एफ। मॉडर्न फिजिक्स में तो ई की जगह वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू एच, एफ की जगह पे सी ओवर लैम्डा, तो ये आ जाएगा ई इनवर्सली है लैम्डा के साथ। अब हमने वो ऑप्शन ढूंढना है इसके अंदर जिसमें इन्वर्सली आए एनर्जी। तो इन्वर्सली ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लैम्डा के बारे में बता नहीं रहा वो। ये ई के साथ लैम्डा नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच गया जो कि ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर। इसको मजीद अगर आपने देखना है कि ये एन ल्यूमिनोसिटी के साथ कैसे आता है, तो देखो यहाँ पर 1 to 1 रिलेशन चल रहा होता है। 1 to 1 रिलेशन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है, वो एक फोटोन आएगा, वो फोटोन जब जाके टकराएगा किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। 1 फोटोन इजेक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को। तो अगर 10 फोटोन आपके पास हो जाएं, ठीक है, एक ही 10 फोटोन, तो 10 फोटोन जाके लगेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
जिसकी वजह से आपकी चमक, वो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे बाहर, वो न्यूक्लियस में वापस जाएंगे तो फिर वो 10 के 10 एनर्जी रिलीज करेंगे। वो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उतनी ज़्यादा फिर वो इंटेंसिटी उसकी हो जाएगी, चमक ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की। नेक्स्ट है जी द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो कहता है बाल्मर सीरीज है इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? इज ओनली वन फॉर विच द क्वांटम थ्योरी बी यूज। नहीं, ओनली वन तो नहीं है, हमने 5 सीरीज पढ़ी हुई है। लेमैन है, बाल्मर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है। हमने तो जो है वो 5 सीरीज पढ़ी है जो क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। इज द ओनली सीरीज, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर वो कहता है इज द ओनली सीरीज दैट अकर्स फॉर हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन के लिए ये अकेली अकर नहीं करती। अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आज आपकी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बच्चे समझते हैं सर हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है और वो जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यहाँ पर है। तो फिर ये सारी सीरीज कैसे आ रही हैं? वो दूसरी से जंप लगा के जो है वो पहले शेल में आ रहा है यानी बाल्मर सीरीज, तीसरी से जंप लगा के दूसरे में आ रहा है वे लेमन सीरीज बाल्मर सीरीज, चौथे से जंप लगा के तीसरे में आ रहा है पास्चन सीरीज, 5वें से जंप लगा के चौथे में आ रहा है ब्रैकेट, 6ठे से जंप लगा के 5वें में आ रहा है पीफंड सीरीज। सर ये शेल कहाँ से आ रहे हैं? तो बेटा शेल कहाँ से आ रहे हैं इसको देखने के लिए आप एक सिंपल सी एक्टिविटी देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक होटल है। इस होटल में ये पहला ये ग्राउंड फ्लोर है उसका, ठीक है, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पर एक बंदा रह रहा है। सपोज करो यहाँ पर इसके ऊपर हमला हुआ और ये जो होटल है इसकी 10 फ्लोर्स हैं टोटल। इसके ऊपर हमला हुआ तो जैसे इसको पता चला ये फौरन भागा और स्टेयर चढ़ के चला गया पहले वाले रूम में, ठीक है। जब इसको लगा पता कि कोई ऊपर आ रहा है तो ये दूसरे वाले रूम में चला गया, ये दूसरा रूम है। इसको पता चला ये तीसरे में चला गया, ये चौथे में चला गया। अब वो पहले में रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रूम्स अवेलेबल नहीं है, बाकी रूम्स अवेलेबल हैं, बस वो पहले में रह रहा है। जब उसका दिल करेगा वो दूसरे में जाए, जब उसका दिल करेगा वो तीसरे में जाए, जब दिल करेगा जहां उसका दिल करता है वो चक्कर लगा सकता है ग्राउंड फ्लोर से। तो ऐसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास पहला शेल है और इसके पास 5 जूल की एनर्जी है। अगर इसके पास आ जाती है 10 जूल की एनर्जी, ठीक है, तो ये जहां से जंप लगाएगा और अपनी हायर स्टेट में चला जाएगा। अब ये इस जगह पे चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी और प्रोवाइड करूं 15 जूल ऑफ एनर्जी 15, तो ये यहाँ पे आएगा और अपना चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अभी ये न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन अगर इसको मैं इन्फिनिटी एनर्जी दे दूं, सपोज 50 जूल ऑफ एनर्जी दे देता हूं, तो अब ये क्या करेगा, जो भी हाइड्रोजन का आखिरी शेल बनना था, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, उसको क्विट करके यहां से निकल जाएगा और यहां से चला जाएगा। अब ये वापस नहीं आएगा। अब ये छोड़ के गया है उस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अब इस न्यूक्लियस को छोड़ के चला गया है। पहले नहीं जा रहा था, पहले तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, सारी की सारी सीरीज अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फॉर तीसरे शेल में है तो आप उसमें से एनर्जी निकालते हैं तो वो आ जाता है बिल्कुल पहले शेल में, तो लेमन सीरीज जैसी एनर्जी निकालेगा, ठीक है। अगर वो क्या करता है कि तीसरे शेल में है और चला जाता है दूसरे शेल में, ठीक है, तो वो इस वक्त जो एनर्जी निकालेगा अपने अंदर से, हम उसको बोल देंगे ये बाल्मर जैसे यानी विजिबल पैटर्न दिखा रहा है। अगर वो तीसरे में और जंप लगा के आ जाता है अपने 7 वाले शेल में, ठीक है, तो अब हम उसको कहेंगे कि ये अब जो हमें सीरीज दिखाएगा ये तीसरे शेल की 1 2 3 शेल में हमें बताएगा ब्रैकेट के बारे में। तो अब ये ब्रैकेट जैसी एनर्जी निकालना शुरू कर देगा। तो हाइड्रोजन के पास सारे ही बॉन्ड अवेलेबल हैं, सॉरी शेल्स अवेलेबल हैं, बस इलेक्ट्रॉन अपनी एक जगह पे रह रहा है और उस जगह पे रह के घूमी जा रहा है। हम एनर्जी प्रोवाइड करके उस जिस स्टेट में चाहे लेके जा सकते हैं। तो ये बच्चे समझते हैं शायद यही इसका आंसर बनेगा कि जी जनाब सीरीज अवेलेबल है उसके पास सिर्फ बाल्मर की, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही सीरीज में नहीं। बाल्मर का फायदा ये है कि इसको विजिबल पैटर्न दिखाता है, ये हमें नजर आती है, बाकी सीरीज हमें नजर नहीं आती। मैंने पिछली स्लाइड में बताया अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है। तो जो विजिबल रीजन है वो बाल्मर दी सीरीज दिखाती है। तो बाल्मर सीरीज फिर हमें इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये हमें हाइड्रोजन के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन, हमें सीरीज नजर आती है, हमें रंग नजर आते हैं, कलर नजर आते हैं। इन्वॉल्व द लोएस्ट पॉसिबल क्वांटम नंबर, तो लोअर पॉसिबल क्वांटम नंबर जो है वो लेमन सीरीज में होता है, बाल्मर में नहीं होता। तो इसलिए इसका फिर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डी इसका ऑप्शन नहीं है। होप सो इसमें जो कंसेप्ट आपका प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है जी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करंट है फोटो इलेक्ट्रिक का और फ्रीक्वेंसी के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है, कर्व बनानी है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या होता है पहले ये बताना चाहिए। देखो फ्रीक्वेंसी
अगर बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना वो स्पीड बढ़ जाएगी। पहले सपोज हो ये वो मेटल जिसके साथ आपने ना इलेक्ट्रॉन हिट करवाना है, पहले 1 सेकंड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपने उसकी स्पीड बढ़ाई, अब ये क्या हो रहा है कि अब 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे जाकर टकरा रहे हैं एक ही जगह पर। तो आप मुझे बताएं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे एक जगह पर, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं एक जगह पर इकट्ठे हो गए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक और बात, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ी है, ये मैंने बता दी बात ऊपर कि स्पीड उसकी इंक्रीज हुई है। मेटल के अंदर कोई उसके अंदर जो चेंज है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, फोटोन या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये फोटोन हिट करवा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इजेक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक ही बाहर आ रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहा है वो एक ही है, या 2 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, तो स्पीड सिर्फ चेंज हो रही है इनकी। ये पहले आहिस्ता आहिस्ता जाके लग रहे थे, अब तेज जाके लगना शुरू हो जाएंगे, यानी जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी लगने का मतलब ये नहीं है कि उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाले हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक ही निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती प्राइमरली फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो इसलिए करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो करंट कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये फिक्स करंट की वैल्यू चल रही है, ये वाली, ये फिक्स वैल्यू है। इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी अभी जो है वो कम है, करंट की वैल्यू जो है वो हाई है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर गई और करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लो कर गई है। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे वेरिएबल ग्राफ हैं, ये भी वेरिएबल ग्राफ है, ये भी वेरिएबल ग्राफ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही है जो करंट कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि ये ग्राफ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फॉलोइंग ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसको हम जिस उधर को इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे होते हैं उसके बैकवर्ड प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करता है, उस करंट की वैल्यू को 0 कर देता है। तो करंट जो है यहाँ पर वर्टिकल दिया हुआ, ये करंट की वैल्यू ऊपर को इंक्रीज हो रही है और नीचे को डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू नीचे को डिक्रीज जब हो रही है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 शो कर रहा है, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 1 होगी, इस पे 2 होगी या इस पे 4 होगी, तो इस पे 0 शो कर रहा है, करंट की वैल्यू I = 0 कर दिया इसने। और यहाँ पे जो वोल्ट है -4 वोल्ट है, तो -4 वोल्ट इसका जो है वो पोटेंशियल वोल्ट होगा, यानी कि -4 वोल्ट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आज का आखिरी एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज है, कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज लैम्डा। एक वेवलेंथ है, उसका जो वर्क डन है वो है लैम्डा, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल हुज वर्क फंक्शन इज हाफ। एनर्जी कहता है उसकी अगर हाफ कर दें तो आप बताएं कि उसकी लैम्डा पर क्या असर पड़ेगा। एनर्जी का रिलेशन आप लोगों को पीछे मैंने कितनी स्लाइड में करवाया, HC/Hf, या आप कह सकते हैं HC/लैम्डा है। तो लैम्डा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये आ रहा है लीनियर रिलेशन। तो यहाँ पर हमें पता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ज़्यादा लैम्डा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ हमने वर्क डन कम किया है, तो यहाँ पर हाफ का यानी डबल हो जाएगा 1 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बन जाएगा, ये उसका डबल आ जाएगा। तो ये दिस इज द राइट आंसर। होप सो इन तमाम एमसीक्यूज की समझ आई होगी आपको। इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मुझसे रब्ता करके मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो भी आपकी हेल्प हो सकती है मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।